जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पे। हम लोग साइंस की क्लास में एक चैप्टर अपना पूरा कर लिए हैं, ठीक है, एकदम पूर्णतः कंप्लीट कर लिए, उससे क्वेश्चन भी कर लिए हैं। 2-3 दिन में हमारे टेलीग्राम, जो कि ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर क्वेश्चंस की PDF लगभग 100 क्वेश्चंस की PDF आप लोगों को वहाँ पे सेंड कर दी जाएगी विथ आंसर। आप लोग वहाँ से क्वेश्चंस को पूरी तरीके से कर सकते हैं। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो उसका नाम क्या है, तो आज जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी को हिंदी में कहते हैं परिसंचरण। ठीक है, और तंत्र का मतलब, सिस्टम का मतलब क्या होता है, तंत्र। देखिए, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है, देखिए परिसंचरण का मतलब क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहली चीज ये समझ लेनी है कि जो है ये परिसंचरण का मतलब क्या है। ठीक है, तो परिसंचरण का मतलब होता है कि एक जगह से, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, परिसंचरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक किसी वस्तु या किसी चीज को भी, किसी भी प्रकार के विषय वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना क्या कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। अब देखिए, परिसंचरण तंत्र में हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे क्या। ठीक है, बिल्कुल पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, तो इसमें पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त, देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है, रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या पढ़ेंगे भाई, तो पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, हमको बेसिकली इसमें क्या पढ़ना है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र में होता क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र में होता क्या है, 1 मिनट में देख लूं कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में मैं आप लोगों के साथ पढ़ूंगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए, रक्त परिसंचरण में हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन अ बॉडी। ठीक है, क्या होता है, रक्त का परिसंचरण होता है, रक्त का परिसंचरण होता है, रक्त का परिसंचरण होता है। तो सर कहाँ होता है, तो शरीर में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा। ठीक है, किस सिस्टम के द्वारा होता है, किस सिस्टम के द्वारा होता है, तो किस सिस्टम के द्वारा होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के द्वारा होता है। देखिए कार्डियो लिखना है, कार्डियो का मतलब क्या होता है, तो कार्डियो का मतलब क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे, तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, जिसे हम लोग कहते हैं हृदय, और वैस्कुलर का मतलब क्या होता है, वैस्कुलर का मतलब क्या होता है, संवहन। ठीक है, क्या होता है, संवहन। बात समझ में आई, संवहन। सिस्टम का मतलब आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। सिस्टम का मतलब क्या होता है, तंत्र होता है। तो आप लोग
आप लोग जल्दी से बताइए, इतनी बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई? तो आप लोगों को यहाँ से एक चीज़ जान लेना है कि ब्लड सर्कुलेशन में हम लोगों को पढ़ना क्या है। ब्लड सर्कुलेशन में हम लोगों को पढ़ना क्या है? तो ब्लड सर्कुलेशन में हम लोगों को पढ़ना है ब्लड एंड हृदय, ठीक है, ब्लड एंड हार्ट। क्या पढ़ना है? ब्लड एंड हार्ट। अब देखिए दूसरी चीज़ आती है कि ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किसने किया, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किसने किया? तो डिस्कवर बाई, ठीक है, डिस्कवर किसने किया ब्लड सर्कुलेशन को? डिस्कवर किसने किया? तो अगर हम लोग कहें कि COMPLET, कंप्लीट सर्कुलेशन, कंप्लीट सर्कुलेशन, कंप्लीट सर्कुलेशन डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे, ठीक है, किसने? तो आप कहेंगे विलियम हार्वे। किसने किया? तो आप कहेंगे सर विलियम हार्वे ने किया, ठीक है। किसने किया? तो आपका आंसर आ जाएगा सर, किसने किया? तो आपका आंसर आ जाएगा सर विलियम हार्वे ने किया, ठीक है, विलियम हार्वे ने किया। बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है, बात आप लोगों को समझ में यहाँ तक आ चुकी होगी कि देखिए क्या कहा मैंने, हम लोगों को पढ़ना क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, और सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों को क्या पढ़ना है? ब्लड परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ना है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन अ बॉडी, ठीक है, क्या होता है? रक्त का, शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है? तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के द्वारा होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के द्वारा होता है, हृदय संवहन तंत्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हृदय संवहन तंत्र के द्वारा होता है। सर डिस्कवर किसने किया? तो कंप्लीट सर्कुलेशन डिस्कवर्ड बाय किसने? तो डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे, डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने इसकी खोज की। यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो जल्दी से आप लोग के ये आंसर समझ में आ चुका है, ठीक है। मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेशन में हम लोगों को और देखते हैं कि जो ब्लड परिसंचरण तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, वो कितने टाइप का होता है, ठीक है, जो रक्त परिसंचरण होता है वो कितने टाइप का होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स। रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है ये कितने टाइप का होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि सर 2 प्रकार का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है ओपन सर्कुलेशन और एक होता है क्लोज सर्कुलेशन। अब देखिए जो ओपन सर्कुलेशन है इसे हम लोग कहते हैं खुला परिसंचरण और इसे हम लोग कहते हैं बंद परिसंचरण, ठीक है। एक कहते हैं हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र और एक कहते हैं बंद परिसंचरण। अब देखिए खुला परिसंचरण का मतलब क्या होता है और बंद का मतलब क्या होता है। देखिए जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है, जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है वो क्या होता है, जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मैं एक खेत में गया पानी लगाने, ठीक है, मैं तो किसान हूँ ही, पानी तो लगाऊंगा ही खेत में, तो धान के खेत में पानी लगाने गया। अब मेरे धान के खेत 2 हैं, एक है जहाँ पे मेरी बोरिंग हुई है वहाँ पे है, जहाँ पे मेरा टेबल लगा हुआ है वहाँ पे है, और एक कहाँ पे है, एक हमारा है उससे 2, 3, 4 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो अब एक में मुझे अगर पानी डालना है, पानी भरना है तो हम कैसे डालेंगे? तो ओपन करके डाल देंगे,
ओपन करके डाल देंगे। ठीक है, यानी कि मैंने टैप बॉल को चला दिया, उसमें ना तो कोई पाइप वाइप कुछ नहीं लगाया, डायरेक्टली पानी कहाँ पे गिर रहा है, तो खेत में गिर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका खुला सर्कुलेशन। ठीक है, खुला परिसंचरण, यानी कि डायरेक्ट किसी ना किसी अंग में, डायरेक्ट किसी टिश्यू में क्या कर दे, ब्लड डायरेक्ट मिल जाए और ब्लड डायरेक्ट खुल जाए और पूरे शरीर में उसी के माध्यम से पहुंचे। और दूसरा क्या है, मेरा खेत जो 4 किलोमीटर दूर है, अब मैं उसमें पानी कैसे लेके जाऊंगा, तो उसमें पानी ले जाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पाइप लाइन लगाना पड़ेगा। पाइप लगाना पड़ेगा और उस पाइप के माध्यम से मैं कहाँ तक पहुँचूंगा, उस माध्यम से मैं कहाँ तक पहुँचूंगा, तो उस माध्यम से मैं उस 4 किलोमीटर दूर वाले खेत तक पहुँचूंगा। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे, बंद सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे पाइप लाइनों के द्वारा क्या हो रहा है, पूरे शरीर में, सॉरी पूरे खेत में पानी पहुँच रहा है, और यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच रहा है। तो समझ में आई ना बात। ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, समझ में आ गई बात। हाँ, आप लोगों को बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें आप लिखेंगे ब्लड फ्लो इन डायरेक्ट, मतलब ब्लड फ्लो इन डायरेक्टली इन कनेक्टेड ऑफ टिश्यू। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या कहा, रक्त सीधे ऊतकों में मिलता है, रक्त सीधे ऊतकों में मिलता है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया आर्थ्रोपोडा। ठीक है, पूरा का पूरा जो संघ है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, मक्खी हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मक्खी हो गया, और क्या हो सकता है, मच्छर हो गया, और क्या हो सकता है, तितली लिख लेते हैं, नाम याद आ गया तितली का, तितली लिख लेता हूं। अब देखिए बंद सर्कुलेशन क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, ब्लड फ्लो इन ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्त वाहिकाओं में रक्त वाहिकाओं में बहता है। ठीक है, रक्त वाहिकाओं में बहता है। बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। अगर बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई है तो आगे लिखते हैं कि इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एवीज, पक्षी कह सकते हैं, और सभी स्तनधारी में। ठीक है, सभी स्तनधारियों में। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है, काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया। मैं ये जो खुला परिसंचरण तंत्र है, जब हम लोग पूरा का पूरा एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोगों को यहाँ पे क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज सर्कुलेशन पढ़ना है। ठीक है, क्लोज सर्कुलेशन पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों के अंदर, यानी कि हम लोग मैमल्स, स्तनधारियों के अंदर क्या बहता है, कैसे रक्त बहता है, तो बंद परिसंचरण तंत्र के माध्यम से बहता है। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज़ को आराम से समझिए और आराम से अपना नोट्स बनाइए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए। काफ़ी बच्चे हैं जो नोट्स बनाते हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो उस समय नहीं देख पाते हैं, और आप लोगों की हाईली डिमांड है कि सर अपना बैच सुबह कर दीजिए। तो इस पे हमारी पूरी टीम टाइम को मैनेज करने के लिए जुटी हुई है, और जल्द ही आपको साइंस का बैच भी सुबह मिल जाएगा, आप लोगों के ही डिमांड पर। ठीक है, आप लोगों के ही डिमांड पर हम लोग क्या करेंगे
कि बैच को लेके आ जाएंगे सुबह, ठीक है। तो आप लोग अभी देखिए, जिनके पास उस समय होता है उस समय लाइव देखिए, वरना फिर क्या करिए बाद में देख लिया करिए, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। अब देखिए रक्त के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ब्लड, रक्त। अब सबसे पहली चीज क्या है, रक्त एक संयोजी ऊतक है, रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। रक्त एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। क्या है, तो संयोजी ऊतक है। क्या है, संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना कि क्या है, रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी टिश्यू है। संयोजी टिश्यू क्यों है, इसे संयोजी टिश्यू क्यों कहते हैं, डायरेक्टली ऊतक क्यों नहीं बोल देते, डायरेक्टली ऊतक क्यों नहीं बोल देते। देखिए ऊतक इसलिए है, ऊतक इसलिए है क्योंकि इसमें कई चीज़ें मिली होती हैं, ठीक है। जैसे कई कणिकाएं मिली होती हैं, कई सेल्स मिलके ये बनता है, कई सेल्स इसमें मिलते हैं तो बनते हैं, और ये सभी सेलों को आपस में जोड़े रखता है, सभी सेलों को आपस में जोड़कर बनता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, तो हीमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। हीमेटोलॉजी क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, तो स्टडी ऑफ ब्लड कहलाता है हीमेटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। चलिए एक पॉइंट और ब्लड में देखो कि इसका अमाउंट कितना होता है, इसका अमाउंट कितना होता है, तो इसका अमाउंट आपके शरीर में होता है 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर, या फिर कहें कि आपके वेट का 7%, आपके भार का 7%, ठीक है। जैसे अगर आपको जानना है कि आपके शरीर में लगभग कितना लीटर ब्लड है, तो आप क्या करिए, जैसे आप 48 किलोग्राम के हैं, कोई भी है 48 किलोग्राम का है, उसका 7% आप निकाल लीजिए, उसका 7% आप निकाल लीजिए, जितना आ जाएगा उतना क्या कर लीजिएगा, आंसर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कितना आ गया, 3.3 लीटर, ठीक है। कितना, 3.3 लीटर, यानी कि एक 48 किलो वाले व्यक्ति के अंदर कितना खून होगा, 3.36 लीटर होगा, ठीक है। 3.36 लीटर होगा। एक सामान्य व्यक्ति के अंदर कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति के अंदर कितना होता है, तो सामान्य व्यक्ति के अंदर कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। अगर महिला में पूछा जाए तो महिला में थोड़ा सा कम होता है, 4 से 5 लीटर तक माना जा सकता है, ठीक है। 4 से 5 लीटर तक माना जा सकता है, लेकिन यही सर्वमान्य है। अब चलिए एक पॉइंट और भी आप इसमें जानिए जो कि इम्पोर्टेंट है, पीएच कितना होता है, तो 7.4। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। बेसिक होता है कि एसिडिक होता है, तो आप कहेंगे सर बेसिक होता है, क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय होता है। चलिए देखते हैं फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है ब्लड का, कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है ट्रांसपोर्टर का काम करता है, ठीक है। किसका काम करता है, ट्रांसपोर्टर का काम करता है, ठीक है।
परिवहन का काम करता है। परिवहन का काम क्या करता है? सबसे पहला जो परिवहन का काम जो है, सबसे पहला क्या है? तो परिवहन का काम करता है, सबसे पहले क्या करता है? एनर्जी का स्थानांतरण करता है। ठीक है, एनर्जी का स्थानांतरण करता है। और किसका करता है? O2 का करता है, ऑक्सीजन का करता है। और किसका करता है? तो और करता है न्यूट्रिएंट का करता है, यानी कि पोषक तत्वों का करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट का करता है यानी कि पोषक तत्वों का करता है। न्यूट्रिएंट का करता है यानी कि पोषक तत्वों का करता है। बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई होगी। बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई होगी। एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करता है, कौन करता है? तो रक्त करता है। पूरे शरीर में ऊर्जा को पहुँचाना किसका काम है? तो किसका काम है? रक्त का। ऑक्सीजन पहुँचाता है, जी हाँ ऑक्सीजन पहुँचाता है। ऑक्सीजन के साथ साथ और क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी, ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को भी सर्कुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। न्यूट्रिशन को करता है, बिल्कुल न्यूट्रिशन को करता है। चलिए ये बात आपको समझ में आई। फंक्शन हो गया। अब फॉर्मेशन के बारे में जान लो। किसके बारे में जान लो? फॉर्मेशन के बारे में जान लो। फॉर्मेशन निर्माण। ठीक है, निर्माण के बारे में जान लो। अब देखिए निर्माण ब्लड का दो जगह पे होता है। निर्माण ब्लड का दो जगह पे होता है, एक एम्ब्रियो में और एक आफ्टर बर्थ। ठीक है, एक आफ्टर बर्थ, एक जन्म के बाद और एक जन्म के बाद और एक भ्रूण में। भ्रूण में कहाँ पर होता है और जन्म के बाद कहाँ पर होता है, ये दोनों चीज़ें आपको जाननी है। तो देखिए जन्म के बाद जो जन्म के बाद होता है वो आप सभी लोग जान रहे हैं कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। कहाँ पर होता है? बोन मैरो में। लेकिन अगर बात करें एम्ब्रियो में, ठीक है, एम्ब्रियो में, तो एम्ब्रियो में कहाँ होता है? यानी कि भ्रूण में। भ्रूण का जो समय होता है, माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा, जो कि 2 से 2.5 मंथ के बीच का जो प्रेगनेंसी के बाद जो 2 से 2.5 महीने के जो बीच का समय होता है उसको बोला जाता है एम्ब्रियो। ठीक है, वहाँ जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो, वो हम लोग रिप्रोडक्टरी सिस्टम में पूरा पढ़ेंगे। तो भ्रूण के कहाँ पर बनता है? तो आप कहेंगे सर लीवर में बनता है। ठीक है, कहाँ पर बनता है? तो लीवर में बनता है। हमने क्या कहा? एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो को कहते हैं क्या? भ्रूण। और भ्रूण में कहाँ पर बनता है? तो लीवर में बनता है, यकृत में बनता है। ठीक है, एकदम आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िए चीज़ों को, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में घुस जाएं। आफ्टर बर्थ, तो जन्म के बाद कहाँ बनता है? तो बनता है बोन मैरो में। कहाँ पर बनता है? बोन मैरो में। हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, हिंदी में क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में। तो अगर बात किया जाए कि एम्ब्रियो में कहाँ बनता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? यकृत में बनता है। अगर कहा जाए आफ्टर बर्थ यानी कि जन्म के बाद कहाँ बनता है, तो आपका आंसर आ जाएगा कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है? तो बोन मैरो में बनता है। ठीक है, बोन मैरो में बनता है। नीचे दिख रहा है? ठीक है, नीचे दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो अब की बार मैं ऊपर लिख दूंगा, एक बार सुन लीजिए। आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद बोन मैरो में कहाँ पर बनता है? तो बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। दूसरी चीज़ एम्ब्रियो भ्रूण कहाँ पर बनता है? एम्ब्रियो भ्रूण में। ठीक है, भ्रूण में कहाँ? लीवर में बनता है। कहाँ पर? यकृत में बनता है। बात समझ में आई ना? बात समझ में आई? बात समझ में आई आप लोगों को? अगर बात समझ में आई तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम लोग और बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ें आप लोग क्या करिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम लोगों को और मज़ा आए पढ़ने में। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? स्टोरेज ऑफ ब्लड। ठीक है, क्या पढ़ना है? स्टोरेज ऑफ ब्लड। रक्त का भंडारण कहाँ होता है?
आपके शरीर में कहाँ होता है, और दूसरा लैब में हम लोग भंडारण करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, स्टोरेज ऑफ ब्लड, क्या पढ़ना है हम लोगों को, स्टोरेज ऑफ ब्लड। देखिए बहुत ही मार्कर स्टोरेज ऑफ ब्लड। ठीक है, स्टोरेज ऑफ ब्लड, रक्त का भंडारण। ठीक है, रक्त का भंडारण देखिए दो जगह बनता है। एक बात कर लेते हैं इन बॉडी, और एक जगह बात कर लेते हैं इन लैब। ठीक है, इन बॉडी और फिर इन लैब। अब देखिए बॉडी में कहाँ बनता है, तो बॉडी में कहाँ बनता है, आप कहेंगे सर बॉडी में बनता है, सॉरी बॉडी में स्टोर कहाँ होता है, तो बॉडी में स्टोर होता है स्प्लीन में। ठीक है, स्प्लीन में होता है। बॉडी में कहाँ बनता है, तो बॉडी में बनता है स्प्लीन, हिंदी में कहते हैं प्लीहा, और इसी को कहते हैं हिंदी में, और हिंदी वाले और हिंदी में जान लो तिल्ली। ठीक है, तिल्ली। तो कहाँ पर बनता है, स्प्लीन में बनता है, या फिर प्लीहा में बनता है, या फिर तिल्ली में बनता है। ठीक है, अगर लैब में बात करें, सॉरी बनता नहीं है, बनता नहीं है, स्टोर होता है। ठीक है, स्टोर होता है, सॉरी बनता बनता पता नहीं क्यों निकल रहा है। तो स्टोर ऑफ ब्लड, रक्त का भंडारण कहाँ होता है, इन अ बॉडी। ठीक है, इन अ बॉडी, बॉडी के अंदर कहाँ होता है, तो बॉडी के अंदर होता है स्प्लीन में, जिसका नाम प्लीहा, जिसे कहते हैं तिल्ली। ठीक है, रक्त, अब देखिए यहाँ लैब में जो किया जाता है कितने डिग्री पे किया जाता है, 4 डिग्री पे किया जाता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। कितने दिन तक कर लिया जा सकता है, 40 से 42 दिन तक। ठीक है, जो किताबों में आपको मिलेगा 40 और कहीं कहीं पे आपको 42 मिल जाएगा, तो 40 से 42 दिन तक। ठीक है, कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या मिला के किया जाता है, इस चीज़ों को आप लोगों को बताना है, इस चीज़ों को आप लोगों को बताना है। ठीक है, आफ्टर एडिंग ऑक्सिलेट। ठीक है, आफ्टर एडिंग ऑक्सिलेट। ठीक है, आफ्टर एडिंग ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट मिलाने के बाद। ठीक है, ऑक्सिलेट मिलाने के बाद, आफ्टर एडिंग ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट मिलाने के बाद क्या किया जाता है, तो ऑक्सिलेट मिलाने के बाद क्या किया जाता है, ऑक्सिलेट मिलाने के बाद इसे क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। अगर ऑक्सिलेट ना मिलाया जाए तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑक्सिलेट ना मिलाया जाए तो क्या होगा, अगर ऑक्सिलेट ना मिलाया जाए तो क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। ठीक है, तो जो ब्लड के कंपोनेंट हैं, ठीक है, जो ब्लड के कंपोनेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। ब्लड के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, यानी कि रक्त घटक जो है, जो रक्त घटक है वो क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। ठीक है, रक्त घटक क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा, और रक्त क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, रक्त क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये बात आपको समझनी चाहिए। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो आप लोग हेडिंग डाल लो स्प्लीन। क्या हेडिंग डाल लो, स्प्लीन। हिंदी में कह लो प्लीहा, और हिंदी में कह लो तिल्ली। ठीक है, स्प्लीन क्या है, तिल्ली क्या है, जल्दी से आप लोग आंसर करिए। चलिए बताइए कि जो स्प्लीन है वो ब्लड के कितनी मात्रा को स्टोर कर सकता है, जो स्प्लीन है वो ब्लड के कितनी मात्रा को
मतलब सेव कर सकता है। तो ये कैसा होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हिंदी में कहेंगे थैली नुमा संरचना होती है। थैली नुमा संरचना होती है। पहली बात आपको ये मालूम हो गया कि स्प्लिन कैसे होता है, तो थैली नुमा संरचना होती है। दूसरी बात, स्प्लिन होता कहाँ पे है? स्प्लिन होता कहाँ पे है? स्प्लिन बॉडी में उसकी जगह कहाँ पे होती है? तो ये जान लीजिए, आपका ये क्या है? स्टमक है। ये क्या है? आपका स्टमक। तो स्टमक के जस्ट पीछे क्या स्थित होता है? स्टमक जैसे यहाँ पे है, तो इसके पीछे क्या होगा? तो इसके पीछे होगा आपका स्प्लिन। ठीक है, इसके पीछे क्या होगा? आपका स्प्लिन होगा। ठीक है, ये क्या करता है? दूसरी चीज पहले ये जान लो, ये होता कहाँ पे है। सबसे पहली चीज ये जान लो कि ये होता कहाँ है, तो बिहाइंड स्टमक। ठीक है, कहाँ होता है? बिहाइंड स्टमक। ठीक है, आमाशय के पीछे कहाँ होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर आमाशय के पीछे। फिर दूसरा क्वेश्चन यहां से निकल के आता है, क्या निकल के आता है कि ये करता क्या है? तो अभी आपको बताया स्टोरेज ऑफ ब्लड। ठीक है, स्टोरेज ऑफ ब्लड, या फिर कह सकते हैं स्टोर ऑफ ब्लड। ठीक है, स्टोर ऑफ ब्लड, स्टोरेज ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का भंडारण। सर कितने ml रक्त को ये भंडारित कर सकता है आपके शरीर में? इमरजेंसी के लिए कितना रख सकता है? तो आपका आंसर आएगा 240 ml रक्त को क्या कर सकता है? ये स्टोर कर सकता है। इसकी क्षमता कितनी होती है? तो इसकी क्षमता होती है 240 ml। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी होती है? तो इसकी क्षमता होती है 240 ml। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अब आपको ये बात यहां तक आ गई, तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसके आगे हेडिंग डालिए, प्योर ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड किसे कहते हैं और इम्प्योर ब्लड किसे कहते हैं? एकदम बहुत जोरों से पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत जोर शोर से पेपर में पूछा जाता है, प्योर ब्लड क्या होता है, इम्प्योर ब्लड क्या होता है। प्योर ब्लड और दूसरा होता है इम्प्योर ब्लड। ठीक है, प्योर ब्लड क्या होता है और इम्प्योर ब्लड क्या होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि प्योर ब्लड में क्या होता है और इम्प्योर ब्लड में क्या होता है। तो प्योर ब्लड में होता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें क्या होता है? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सर इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर कैसा होता है और इसका कलर कैसा होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो आज कमेंट करेगा कि कलर के बारे में, वो जान लीजिए कि एकदम पढ़ा लिखा बच्चा है, और जो नहीं कर पाएगा वो आज से पढ़ना शुरू कर देगा मेरी वीडियो से। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कैसा होता है? तो ये होता है ब्राइट रेड, और ये कैसा होता है? ये होता है आपका डार्क रेड। ठीक है, ये होता है आपका चमकीला लाल या हल्का लाल कह सकते हैं, और ये होता है गाढ़ा लाल।
ठीक है, ये होता है गाढ़ा लाल और ये होता है चमकीला लाल यानी कि हल्का लाल। ठीक है, क्या होता है हल्का लाल या फिर कह सकते हैं चमकीला लाल या चमकदार लाल या काला। ये क्या हो जाता है, ये कैसा होता है गाढ़ा लाल, मतलब ये काले के तरीके का हो जाता है, लगभग हल्का हल्का काला होने लगता है। तो ये इम्प्योर होता है और ये क्या होता है प्योर होता है। ठीक है, ये इम्प्योर होता है और ये क्या होता है प्योर होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पे हिंदी में लिख लीजिएगा, हिंदी में लिख लीजिएगा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और यहाँ पे लिख लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। इसलिए प्योर ब्लड का एक दूसरा नाम होता है, क्या नाम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, क्या नाम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसका नाम होता है डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, इसका नाम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आपसे अगर पेपर में पूछा जाए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कैसा होता है, लेस अमाउंट होता है कि एक्सेसिव अमाउंट होता है, लेस अमाउंट होता है कि एक्सेसिव अमाउंट होता है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा सर लेस अमाउंट होता है। ठीक है, क्या होता है लेस अमाउंट होता है। किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, एक्सेसिव में कौन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर एक्सेसिव में होता है कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सेसिव में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर पूछा जाए कि प्योर ब्लड में किसकी एक्सेसिव मात्रा होती है तो ऑक्सीजन की होती है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बहुत होगा तो 0.01%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बात आपको समझ में आई। अब देखिए कि प्यूरिफिकेशन ब्लड का कहाँ होता है, जल्दी से बताइए, क्योंकि यहाँ पे गैस मिल रहा है, यहाँ पे गैस मिल रहा है, तो कहाँ पे होगा, लंग में होगा कि किडनी में होगा, लंग में होगा कि किडनी में होगा। जो प्यूरिफिकेशन है, जो प्यूरिफिकेशन है, हिंदी में कह दें शुद्धिकरण, कहाँ होगा, गैस मिल रही है तो गैस कहाँ मिलेगी, किडनी में मिलेगी कि लंग में मिलेगा, जल्दी से आंसर करो भाई। तो कहाँ मिलेगा, लंग में मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा, लंग में। तो आपका आंसर हो जाएगा बाय लंग्स। ठीक है, फेफड़ों द्वारा। ठीक है, अब देखिए फिल्टरेशन कहाँ से होगा, यानी कि निस्यंदन, या फिर कह सकते हैं हिंदी में कह लो छनना। ठीक है, इसका छनना कहाँ से होगा, किडनी। कहाँ से होगा, तो किडनी के द्वारा होगा। ठीक है, किसके द्वारा होगा, किडनी के द्वारा होगा। फिल्टरेशन किसके द्वारा होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा सर किडनी के द्वारा होगा। तो जल्दी से बताइए क्या यहाँ तक को आप लोगों को समझ में आया, क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया तो आगे की कहानी पढ़ने के लिए आप मिलिए हमारे अगली क्लास में, यानी कि कल की क्लास में, और तब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कंपोनेंट ऑफ ब्लड, क्या डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, एक बार वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, फिर दोबारा देखकर अपनी नोट्स बना लीजिएगा। इससे बाहर ब्लड में आपका कुछ नहीं आने वाला है, एक एक चीज़ ब्लड में बताऊंगा, जैसे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया है। ठीक है, जैसे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने बताया है, पूरी तरीके से मैं आप लोगों को बायोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए पूरी बायोलॉजी पढ़ने के लिए, और बेल आइकन दबा लीजिए नोटिफिकेशन आने के लिए। और अगर चैनल पे पहले से ही है तो लाइक तो बनता ही है, लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और शेयर भी कर दीजिए। अगर वीडियो नहीं पसंद आई है तो कमेंट में जाकर बताइए कि सर आपके पढ़ाने का तरीका या आपके कंटेंट में कोई कमी है, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।
मिलते हैं 8 बजे।